ओके बच्चों, तो हम लोग सर्किट सॉल्विंग की टेक्निक पढ़ रहे थे, सर्किट सॉल्व करने की टेक्निक पढ़ रहे थे। सर्किट सॉल्विंग क्या होती है? अभी यार सब बच्चे आए नहीं है तो मैं थोड़ा सा धीरे स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को कुछ डाउट है जब तक तो पूछ लो, कुछ भी पुराना डाउट है, कुछ और कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बता दीजिए। अभी सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी रुक जाता हूँ मैं 2-1 मिनट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी वैसे? अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 चल रहा है ना? ठीक है, हाँ। और जिन चैप्टर्स की 1 2 3 4 आपने 11th में नहीं करी थी वो करना है आपको। और ज्यादा अच्छा रहेगा कि जो जो टेस्ट में चैप्टर आ रहे हैं उनकी करते जाओ। तो एकदम से बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते जाओ। ठीक है, चलो। हम करेंगे ग्रेड वाले क्वेश्चन पे आएंगे, एक बार सब बच्चे आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और बाकी फिर देखो, पढ़ने का तरीका पहले भी बताया था आपको, वापस से बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहली चीज होती है कि जो भी क्लास में पढ़ने वाले हैं वो पहले से पढ़कर आओ। थोड़ा आपके पास जो बुक्स वगैरह है उनसे चीजें बेसिक देख के आओ। बुक्स में थ्योरी ज्यादा होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी सी कम मिल सकती है बुक में, तो उसका टेंशन नहीं लेना है अपन को। पर हाँ, जो भी चीजें बुक्स में मिल रही है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो पढ़कर आना चाहिए। तो बेसिक बेसिक चीजों का आइडिया रहता है ना, तो क्लास में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा आपको। सेकंड चीज, क्लास में जो भी हम चीजें सीखे तो उन्हें घर जाके वापस से एक बार रिकैप करना चाहिए। कोई हमने टेक्निक सीखी है, कोई मैंने क्वेश्चन करवाया जिसमें मैंने आपको इक्वेशन बना के छोड़ दी थी, फिर इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करने को बोल दी, तो आप वो करा करो। ठीक है। जो भी क्लास में क्वेश्चन करे थे, अगर आपको खुद से नहीं आए थे तो फिर वो वापस से एक बार ट्राई करो। मेरे बताने के बाद अगर क्वेश्चन आ गया है समझ में, तो वो क्वेश्चन आपको फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली फिर से एक बार चेक करना चाहिए कि आपको आ गया कि नहीं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। ठीक है। इसके अलावा फिर देखो, टेस्ट जो होते हैं आपके, उनको कैसे डील करना चाहिए। पहली चीज तो, अभी जो टेस्ट जितने भी होंगे ना, ये सब आपके लिए एक तरह से प्ले ग्राउंड है। आप सारा अपना है ना, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है कर सकते हो। कभी आप चाहते हो कि भाई मुझे केमिस्ट्री पहले करना है, कभी आप चाहते हो मुझे फिजिक्स पहले करना है, कभी मैथ्स पहले करना चाहते हो, सब कर सकते हो। और हम लोगों के लिए भी एक्सपेरिमेंट है। तो हम लोग भी जो पेपर बना रहे हैं ना, वो वैरायटी के बनाएंगे। जैसे पहला पेपर थोड़ा आसान रखा, दूसरा थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। अब जो आपका एसआरजी पेपर आ रहा है, मैं पहले से हिंट दे देता हूँ, इट विल बी लेंदी, है ना? तो वो हमेशा लेंथी ही होंगे। एसआरटी के पेपर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा ऐसे ही होंगे, जो आपको देखे हुए नहीं रहेंगे, और हर क्वेश्चन में कुछ नया लॉजिक मिल सकता है आपको। तो उनमें करने की स्ट्रेटेजी अलग होना चाहिए आपकी। नॉर्मल पेपर जो होंगे आपके, वो हमारा इस तरह से डिजाइन होंगे हमेशा, कि आपने जो भी पढ़ा है वो एक तरह से आप खुद टेस्ट कर लो कि कितना अच्छे से आ गया। एंड एसआरजी पेपर विल बी चैलेंजिंग, कि भाई कौन थोड़ा और एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना? तो कौन ज्यादा अच्छे से सोच रहा है चीजों को, हमने जो सिखा दिया उससे एक्स्ट्रा कौन जा रहा है, वो चेक होगा आपका एसआरटी पेपर में। ठीक। और इसके लिए फिर स्ट्रेटेजी भी आपको चेंज करना चाहिए। एसआरटी पेपर की स्ट्रेटेजी अलग, नॉर्मल पेपर की अलग। नॉर्मल पेपर में आपको क्या होना चाहिए, सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, कोई क्वेश्चन एक आध दो लेंदी हो सकता है बीच में, बाकी तो अधिकतर क्वेश्चन आसान होंगे। एसआरजी में ये हो सकता है कि सारे ही क्वेश्चन लेंदी हो। तो आप अगर ये सोचते हो कि मैं एक लेंदी क्वेश्चन मिलता है तो उसे छोड़ के दूसरा कर लूं, तो एसआरजी में ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होगी, उसमें सारे ही लेंदी होंगे। ऐसे तो आपको सब कुछ सब छोड़ना पड़ जाएंगे। नॉर्मल पेपर में आप ऐसा कर सकते हो कि एक एक क्वेश्चन करते जाओ, और जो जो टफ आए वो बाद में कर लेना, ऐसा आप मार्क करके रख सकते हो, मार्क फॉर रिव्यू टाइप। ठीक है। पर ये स्ट्रेटेजी एसआरजी टाइप में नहीं चल पाएगी, है ना? तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज फिर, सभी टेस्ट जो होंगे आपके, वो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, कभी फिजिक्स टफ, कभी केमिस्ट्री टफ, कभी मैथ्स टफ। तो आप लोगों को भी वेरिएशन से प्रिपेयर होना चाहिए। फिर इन टेस्ट के रिजल्ट्स को क्या करें? इन टेस्ट के रिजल्ट्स में कभी बच्चे ना कुछ ज्यादा अच्छा सोच लेते हैं कि भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए, तो सोच लेते हम तो आईआईटी वाईटी क्रैक कर रहे हैं। किसी के मार्क्स खराब आ गए तो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ना तो ज्यादा मार्क्स से खुश होना है, ना खराब मार्क्स से दुखी होना है। यू शुड बी वेरी न्यूट्रल। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है इन टेस्ट के रिजल्ट से। ये टेस्ट सिर्फ आपको है ना सिखाने के लिए हो रहे हैं बच्चों। ठीक है। इनके रिजल्ट का कोई औचित्य नहीं है, इनके रिजल्ट से कुछ होने नहीं वाला है। इनके अंदर कोई फुल मार्क्स लेके आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि उसको आईआईटी में जाके सीट मिल जाएगी। ठीक है। इनके रिजल्ट में कोई फेल हो जाएगा, कोई मान लो 0 मार्क्स लेकर आया, तो उसका भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ जो टेस्ट के रिजल्ट है उनसे बस आपको सीखना है और कुछ नहीं। कोई क्वेश्चन पेपर में आया, आपने अटेम्प्ट करा, अगर आपका सही हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ पेपर में, आपको ये सीखना है। क्या आपने मेथड गलत सीखी है, कि आपने मेथड अप्लाई गलत करी है, कि क्वेश्चन गलत रीड करा है,
तो इनकी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलो तो टेस्ट जस्ट एक आपका हमने कुछ सीखा है, एक बार ट्राई करना है, उनका रिजल्ट जो भी आए उससे सीखना है आपको, प्लस माइनस जैसा भी रिजल्ट हो, अच्छा खराब, यू शुड बी वेरी न्यूट्रल। इज दैट ओके? तो क्लियर ये। और कभी कभी होता है भाई, पेरेंट्स से बात करके ऐसा लगता है कि यार आपके नंबर नहीं आ रहे, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो नंबर पे मुझे लगता है कि ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी आपको ध्यान देना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स नहीं आए। अगर 100 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर है और आपके 70 आ रहे हैं, तो वाई 30 मार्क्स आपके नहीं आए, इस पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। कितने आए ये क्यों नहीं आए, उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्या कर सकते हो जिससे वो 30 मार्क्स पे आ जाएंगे, उस पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चलो, और एक दो टॉपिक के पीछे नहीं पढ़ना है कभी भी, हमेशा पूरा ओवरऑल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों के सारे टॉपिक्स की लर्निंग पे ध्यान देना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि किसी टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, जैसे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन नहीं बनाए तो बैठ के इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हो और करंट इलेक्ट्रिसिटी छोड़ ही दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। जो क्लास में चलेगा हमेशा दैट विल बी द प्रायोरिटी, क्लास में जो चलेगा हमेशा वो प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। चलो अब काफी बच्चे आ चुके हैं, तो आई शुड स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक ही सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था और इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ देखे थे, और उन्हीं पर बेस मैंने क्वेश्चन दिया था, उसी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से अप्लाई होने वाला क्वेश्चन दिया था इनफाइनाइट ग्रिड का। तो ये इनफाइनाइट ग्रिड है हमारे पास, इसमें हर दो पॉइंट के बीच में आर रजिस्टर है, हर दो पॉइंट के बीच में जो वायर दिख रहा है इट कंटेन्स अ रजिस्टर आर, और इस इनफाइनाइट ग्रिड का मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाह रहा हूँ बिटवीन पॉइंट ए एंड, ठीक है। हाँ, मैंने तो वैभव पूछ रहा है रेस्टिंग से पढ़ना चाहिए क्या, बेटा जो भी क्लास में चल रहा है वो पहले आपको पढ़ना चाहिए बुक से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छी किताब में से रेस्टिंग रिलेटेड भी है, एचसीबीपी है, तो जो आपको अच्छा लगे उससे पढ़ो। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा दोनों ही पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करें, यहाँ पे कई तरह की सिमेट्री दिमाग में आती है, ऐसा लगता है देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री है, और वो सिमेट्री करने के बाद आगे कुछ नहीं होता है। इसमें अगर आप सिमेट्री लगाने की कोशिश करोगे ना, तो एक बार जैसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद कुछ आगे फंस जाते, कुछ हो नहीं पाता है। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो, वो करने के बाद फिर आगे की स्टेप में कुछ होता नहीं, तो इसमें फंसते अपन। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो हम दो चीजें यूज करेंगे यहाँ पे, एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सेकेंड चीज यूज करेंगे किरचॉफ लॉ। ए और बी पॉइंट के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सो वी कैन कनेक्ट अ बैटरी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दो। ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दो। बैटरी जब कनेक्ट करते हैं तो बैटरी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट प्रोवाइड करेगी और उतना ही करंट वापस ले भी लेगी। तो बैटरी डेफिनेटली यहाँ कुछ करंट भेज रही होगी सर्किट में और उतना करंट वापस ले भी रही होगी। अब बैटरी की वजह से हो क्या रहा है कि ए पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है और बी से करंट बाहर आ रहा है। ए से करंट एंटर आई एंटर कर रहा है, बी से आई करंट बाहर आ रहा है। ये दो चीजें एक साथ हो रही है, इन दोनों को अलग अलग इमेजिन करते हैं। वी विल इमेजिन टू फिनोमेना सेपरेटली, ये दोनों फिनोमेना को अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे अपन। हमने सर्किट को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए दो पार्ट्स में बनाया। सर्किट में दो चीजें एक साथ हो रही थी, पॉइंट ए से करंट एंटर कर रहा था सर्किट के अंदर, सपोज दिस वाज पॉइंट ए, और पॉइंट ए से बैटरी की वजह से यहाँ से करंट एंटर कर रहा है सर्किट के अंदर, आई करंट, और पॉइंट बी से करंट बाहर आ रहा है। ये पॉइंट बी भी शो कर देता हूं मैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट बी से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। ये दो चीजें एक साथ हो रही है सर्किट के अंदर, हमने उनको अलग अलग ड्रॉ करके देखा, अलग अलग ड्रॉ कर दिया। पॉइंट बी ए से करंट एंटर आ रहा है, पॉइंट बी से करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। दिस प्लस दिस, अगर इस सर्किट में जो भी हो रहा है और इस सर्किट में जो भी हो रहा है उनको मैं एक साथ इमेजिन करूं, इन दोनों को एक के ऊपर एक रख दूं और एक साथ इमेजिन करूं, तो वही इस सर्किट में हो रहा है, इजंट इट। ए से करंट का एंटर होना, बी से करंट का बाहर होना, ये दोनों को मैं एक साथ एक के ऊपर एक रख दूं, तो वही चीज तो यहां हो रही है, सही बात है ना। चलो गोपाल को तो क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते फिर। अब जब करंट सिर्फ ए से एंटर कर रहा है, केवल इस सर्किट में ध्यान से देखो, तो करंट जब ए से एंटर करेगा तो उसमें चार कनेक्शन, चार रेजिस्टेंस दिख रहे हैं,
और सब तरफ सिमेट्री है, तो सब में इक्वल इक्वल करंट जाना चाहिए। ए से जब करंट एंटर करेगा तो क्योंकि चारों वायर्स एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, चारों में करंट जो फ्लो करके जाना चाहिए इट शुड बी I/4, इजंट इट? जब ए से करंट आई एंटर कर रहा है, उसको चार वायर दिख रहे हैं, चारों में सेम करंट जाना चाहिए क्योंकि सिमेट्री है, कोई फर्क ही नहीं है इन चारों डायरेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल सही। अब वैसे यहां देखेंगे अपन बी से, तो जब बी से करंट आई को पुल कर रहे हैं ना, तो आई करंट पुल कर रहे हैं तो हर वायर से I/4 पुल होगा, हर वायर से I/4 पुल होगा इस तरह से, हर वायर से I/4 पुल हो रहा है। और इन दोनों का एडिशन करके इस सर्किट में हो रहा है जो भी हो रहा है, इन दोनों का एडिशन कर दो, एक के ऊपर एक रखकर देख लो क्या हो रहा है नेट में, वो यहां हो रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ए टू बी करंट जा रहा था I/4 इन दिस सर्किट, इस सर्किट में भी ए से बी I/4 करंट जा रहा है। देन मैं टोटल करके देखूंगा तो ए से बी जो करंट जाना चाहिए शुड बी I/4 प्लस I/4 मतलब I/2। टोटल करके देखूंगा तो ए से बी के बीच में जाना चाहिए I/2। आप इसके ऊपर इसको रखो, तो यहाँ जा रहा था I/4, यहाँ जा रहा है I/4, जब दोनों को इसके ऊपर रख के ऐड करूंगा तो I/4 प्लस I/4 शुड बी I/2, इजंट इट? समझिए अच्छे से, चलो वेरी गुड, है ना? अब ए से बी के बीच में I/2 का अगर करंट है और यहाँ R रजिस्टर है, बाकी पूरे सर्किट में I/2 का करंट जा रहा है, भाई आधा करंट ए से बी चला गया तो बचा हुआ आधा पूरे सर्किट में जा रहा है, आधा करंट ए से बी चला गया तो बचा हुआ आधा पूरे सर्किट में जा रहा है। ए से बी में मुझे कनेक्टेड एक रजिस्टर दिख रहा है R, बैटरी दिख रही थी, और ए से बी में बचे हुए सर्किट, बचा हुआ सर्किट भी कनेक्टेड है, तो बचे हुए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो दिखा देता हूं मैं, R इक्विवेलेंट ऑफ रिमेनिंग सर्किट। ठीक है, इस रजिस्टर को हटा दो ए से बी वाले को, तो जो बचा हुआ पूरा सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं दिखा सकता हूँ। ए से बी का जो रजिस्टर है ये हटाकर बचा हुआ जो पूरा सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी होगा वो दिखा दिया। इस रजिस्टर और इस रजिस्टर में मिलकर बैटरी यहां से करंट सेंड कर रही थी आई, और आपको समझ में आया कि यहाँ आधा करंट जा रहा है, तो बचे हुए रिमेनिंग सर्किट में बचा हुआ आधा करंट जा रहा था, हाफ ऑफ करंट जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि दोनों इक्वल होना चाहिए, पैरेलल में दो रेजिस्टर जब इक्वल होंगे तभी आधा का करंट जाएगा, सही बात है? पैरेलल में अगर दो रेजिस्टर्स में सेम करंट है तो दोनों इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये आर इक्विवेलेंट भी आर ही होना चाहिए था लॉजिकली, ये आर है, ये आर होगा तभी दोनों में आधा का करंट जा रहा है। इसका मतलब बचे हुए सर्किट में इस रजिस्टर को हटा के बचे हुए सर्किट का आर इक्विवेलेंट शुड बी आर, और ये आर, अब ए बी के बीच में देखो दो आर और आर पैरेलल में जुड़े, तो सिंपली आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी क्या आना चाहिए, इट शुड बी R/2, आर एंड आर पैरेलल R/2। देखो सभी बच्चे समझ में आ रहा है क्या ये? यस, ओके, गोपाल को तो क्लियर होता है, वेरी गुड। गगनदीप को भी क्लियर है, वेरी गुड गगनदीप, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये अपना एक इनफाइनाइट ग्रेड वाला क्वेश्चन करा। अब इसके ऊपर है ना बहुत वेरिएशन की क्वेश्चन भी आते हैं। ये अभी मैंने ना स्क्वायर शेप की इसमें ग्रेड बनाई थी, तो अलग अलग हेक्सागोन शेप की ग्रेड, ट्रायंगुलर शेप की ग्रेड, ऐसे कई वेरिएशन मिल सकते हैं आपको। सबका लॉजिक कुछ कुछ ऐसा ही है, किसी क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा अलग लॉजिक हो सकता है, थोड़ा आपको अब ट्राई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बताया है सर, लास्ट में एक्सप्लेन कर दूं वापस से, ठीक है? लास्ट में मैंने ये बताया, देखो कि इस रजिस्टर को हटाकर ए से बी के बीच में जो रजिस्टर है इसको हटा के बाकी सर्किट में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो दिखाया मैंने, बाकी सर्किट का जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दिखाया। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ए से बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों आपस में पैरेलल है। ए से बी वाले रेजिस्टर में R/2 करंट और बाकी पूरे सर्किट में भी R/2 करंट, इन दोनों में करंट सेम, तो दोनों रेजिस्टर सेम होना चाहिए, ये भी R होना चाहिए, और ये दोनों पैरेलल में फिर R/2 हो जाएगा, तो आंसर शुड बी R/2। चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो एक सुपरपोजिशन का एक अपन को एग्जांपल देखना था, इनफाइनाइट ग्रेड वाला क्वेश्चन याद रखना, इसका लॉजिक भी याद रखना। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स वाला क्वेश्चन ना, इस तरह से ट्रायंगल का अरेंजमेंट था, ये चलते जा रहा है, बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा दिए थे इस तरह से, है ना?
बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा दिए थे और इसमें पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विलेटरल रेजिस्टेंस पूछा था। सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, तो जितने भी ट्रायंगल के जंक्शन है ना ये हटा सकते हो। ये जो हेड वाला जंक्शन जो हो रहा है ना यहाँ, ये सब हटा सकते हो इनपुट आउटपुट सिमेट्री की वजह से। ठीक है, ये हेड वाला जंक्शन हटा सकते हो। अब हर वायर में रेजिस्टेंस मैंने आर दिया था इसके अंदर, ये रजिस्टर आर, ये भी आर, ये भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, सब में आर 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 रेजिस्टेंस है, सब में बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब इस बड़े ट्राइंगल और एक छोटे ट्राइंगल में जो आपको डायग्राम दिख रहा है बिल्कुल आइडेंटिकल हो गया। तो छोटे ट्राइंगल का भी इक्विवेलेंट वही आना चाहिए जो बड़े ट्राइंगल में ए से बी के बीच इक्विवेलेंट आएगा, है ना। बड़े ट्राइंगल में ए से बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा और छोटे ट्राइंगल में जो इस दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट आएगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। वो इनफाइनाइट ग्रिड जैसा, अपन इनफाइनाइट लेडर जैसा सिस्टम देखा था ना, बिल्कुल वैसे ही गया। तो अगर पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट अगर x मान लो तो यहां से यहां भी मुझे x रेजिस्टेंस दिखेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट x मान लिया तो यहाँ भी आपको x रेजिस्टेंस दिख रहा है, बाकी तो R थी, आप जानते हो। ये यहाँ पे 2 R और R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R था और ये पॉइंट B और ये A। अब AB का इक्विवेलेंट भी x से आना चाहिए, तो इसका सॉल्व करके इक्विवेलेंट शुड बी x कर दो, फिर x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करो x मिल जाएगा। ठीक, चलो सम्यक का जवाब आ रहा है, वेरी गुड। समझ में आया क्या करना था। जो जंक्शन है वो तीनों एंड के हट जाएंगे, तीनों क्या, यहाँ बहुत सारे, ये जितने भी ट्राइंगल के हेड नीचे कनेक्टेड दिखते थे ना ऐसे, ये छोटे ट्राइंगल का हेड यहाँ कनेक्टेड था, ये छोटे ट्राइंगल का हेड यहाँ कनेक्टेड था, ये सारे हेड हट जाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जंक्शन हटा सकते हैं ना अपन। चलो देवेश बोल रहा है इक्विवेलेंट ट्रायंगल ग्रिड वाले क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन अलग थी, ऐसा उसे लग रहा है। बेटा देखो ए से बी करंट जा रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ए से बी जा रहा है, तो ये देखो सेम डायरेक्शन में करंट है, ये अलग नहीं है। ध्यान से देखो देवेश, दिखा क्या देवेश। ओके वेरी गुड। चलो तो ये एक इनफाइनाइट ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी देखिए अपन ने। अब आ जाते हैं अपने सर्किट सॉल्विंग की टेक्निक्स पे। तो ये हटा रहा हूं मैं दोनों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टेक्निक सीखते हैं हम सर्किट सॉल्विंग की। सबसे अच्छी टेक्निक बोल सकते हैं इसे, है ना। जब भी हमको पोटेंशियल पूछा जाए पॉइंट्स के, या दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, तो ये टेक्निक जो आप बता रहे हो थोड़ी जल्दी रिजल्ट देगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो आप जो नई टेक्निक सीख रहे हो जल्दी रिजल्ट देगी। ठीक है, नई टेक्निक सीखने से पहले कुछ टर्म्स सीखते हैं हम, कुछ चीजों को समझते हैं अपन, फिर नई टेक्निक पे आएंगे अपन। देखिए, अगर इस सर्किट को मैं ध्यान से देखूं, जो मैंने एक सर्किट ड्रॉ करा है बोर्ड पे, इस सर्किट को ध्यान से देखूं, इस पॉइंट से लेके यहां तक जो भी करंट है वो सेम फ्लो करेगा। यहां से यहां करंट में कोई चेंज ही नहीं आएगा, इजंट इट। जो भी करंट यहां से स्टार्ट हो रहा है वो इस पॉइंट तक सेम फ्लो करेगा। कोई बीच में ऐसी चीज है नहीं जो करंट को चेंज कर दे। यहाँ से करंट पे जा नहीं सकता, कहीं से आ नहीं रहा है, तो जो भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करंट है वो सेम होना चाहिए, है ना। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ करंट सेम होगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ करंट, इसमें करंट सेम होगा। तो करंट कुछ पोर्शन ऑफ सर्किट में बिल्कुल सेम फ्लो करता है। ये जो पोर्शन है सर्किट के वो कुछ पॉइंट्स पे कनेक्टेड होते हैं। इन पॉइंट्स को हम जंक्शन या नोड बोलते हैं। ये जो दो चीजें हैं यहाँ पर, इन्हें क्या कहते हैं अपन, जंक्शन या नोड। तो हमारे पास इस सर्किट में दिख रहा है कि दो जंक्शन या नोड है, दो जंक्शन या नोड है, और जंक्शन के बीच में जो चीज कनेक्टेड है, जो हमको पाथ दिख रहा है जिसमें करंट सेम है, उसे कहते हैं ब्रांच, उसे कहते हैं ब्रांच। तो दिस इज अ ब्रांच। इफ यू ऑब्जर्व, सर्किट में यहाँ पे तीन ब्रांचेस कनेक्टेड है बिटवीन टू नोड्स। इस सर्किट में हमारे पास
3 ब्रांचेस है एंड 2 नोड है। नोड एंड ब्रांच का मतलब समझ में आ रहा है? नोड मतलब वो पॉइंट जहां पे 3 या ज्यादा चीजें आके कनेक्ट हो रही है, 3 या ज्यादा चीजें आके कनेक्ट हो रही है। 2 चीजें कनेक्ट हो रही होगी, जैसे इस पॉइंट पे ये रजिस्टर और बैटरी आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ करंट चेंज नहीं होता, इसको नोड नहीं कहेंगे अपन। आप चाहो तो बोल सकते हो नोड है ये, पर इस मेथड के लिए नोड नहीं कहा जाता इसे। नोड का मतलब जहाँ 3 या ज्यादा चीजें आके कनेक्ट हो रही है, और 2 नोड के बीच में जो सर्किट का पोर्शन है इट इज कॉल्ड अ ब्रांच। इस नोड से इस नोड के बीच में जो सर्किट का पोर्शन है दिस आर ब्रांचेस। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? ब्रांच एंड नोड क्या होता है बताइए? व्हाट इज ब्रांच एंड नोड, ये क्लियर हो रहा है? चलो, यस, वेरी गुड, है ना? तो अगली जो हमारी मेथड है उसका नाम है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, नेक्स्ट मेथड का हमारे नाम है नोडल एनालिसिस। इस मेथड के लिए आपको सबसे पहले सर्किट में आइडेंटिफाई करना पड़ता है ब्रांचेस एंड नोड्स को। आपको ब्रांचेस और नोड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है सर्किट में। अगर आपने नोड्स आइडेंटिफाई कर लिए और ब्रांच आइडेंटिफाई कर ली, ये पहला काम होता है इस मेथड में। दूसरा काम, किसी भी ब्रांच में जो करंट है वो आपको लिखते आना चाहिए। किसी भी ब्रांच में जो करंट है वो आपको लिखते आना चाहिए, अगर उसके नोड्स का पोटेंशियल पता हो। अगर उसके नोड्स का पोटेंशियल पता हो, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक नोड था, लेट्स से दिस नोड इज ए, देयर इज सम रेजिस्टेंस कनेक्टेड हियर, अ बैटरी इज कनेक्टेड, लेट्स से एक रजिस्टर और कनेक्टेड है, एक बैटरी और कनेक्टेड है, और ये दूसरा नोड आ गया बी। दो नोड के बीच में, दो नोड के बीच में फॉर एग्जांपल ऐसा हमको ब्रांच दिख रही है। दो नोड्स के बीच में फॉर एग्जांपल हमको ऐसी ब्रांच दिख रही है। ब्रांच में रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, ईएमएफ की वैल्यू जानते हैं, और इन दोनों नोड के पोटेंशियल भी पता है आपको। नोड ए का पोटेंशियल पता है और नोड बी का पोटेंशियल पता है। दोनों नोड के पोटेंशियल भी आप जानते हो। अगर ये सब आपको पता है कि नोड्स के पोटेंशियल क्या है, ब्रांच में क्या क्या कनेक्टेड है, कितना ईएमएफ है, तो इसमें जो करंट होगा वो आप बता सकते हो कितना है। इसमें जो करंट होगा बता सकते हो कैसे? किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ लॉ से बताएंगे हम, ठीक है? चलो, तो किरचॉफ लॉ से करंट बताने के लिए सबसे पहले करंट के डायरेक्शन अज्यूम कर लो। सबसे पहले करंट की एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, किरचॉफ लॉ से ऑटोमेटिक सही आ जाएगा रिजल्ट। तो क्या मान ले, चलो लेफ्ट टू राइट मान लेते, मान लेते कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट। कितना करंट फ्लो कर रहा है? मान लेते आई करंट फ्लो कर, मुझे आई कितना है बताना है। कैसे बताऊंगा? ए से भी किरचॉफ लॉ लगाते हैं। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है बी ए, फिर करंट की डायरेक्शन में गए, पोटेंशियल शुड बी ड्रॉपिंग आई आर वन। बैटरी को करंट, बैटरी को क्रॉस करा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्म में जा रहे हैं तो प्लस ई1, फिर माइनस आई आर टू, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके उल्टा कनेक्टेड है बैटरी, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस ई2, इट शुड बी जीरो, ये आना चाहिए। इट शुड बी इक्वल टू बीबी। बी पॉइंट पे पहुंच गए तो बी का पोटेंशियल, ए से स्टार्ट करके करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, बैटरी को क्रॉस करा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पोटेंशियल अप होगा, फिर यहाँ ड्रॉप होगा, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इक्वल टू ये बी आ। ये इक्वेशन समझ में है आपको? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपन ने किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिखी है। पॉइंट ए से स्टार्ट करा तो वहां का पोटेंशियल, पोटेंशियल का चेंज जो भी हो रहा है वो लिखते गया, बी पे पहुंच गया तो वहां का पोटेंशियल। चलो, कीर्ति को तो, कीर्ति ने यस लिखा, वेरी गुड। सोहम को भी आ गया, वेरी गुड। तो हमने सबसे पहले ब्रांच में नोडल एनालिसिस के लिए ए और बी पॉइंट के पोटेंशियल्स के टर्म में मैंने एक ब्रांच के करंट की इक्वेशन लिखी। अब वो करंट आई में निकाल सकता हूँ, देखो इसे रीअरेंज करके आई आप बता सकते हो कितना है। तो अगर आप आई ढूंढोगे तो आई आर वाले टर्म को ले जाओ उधर और फिर आर कॉमन लेकर डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी प्लस ई वन माइनस ई टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। ये इक्वेशन आ रही है ब्रांच में करंट की। इसको थोड़ा अरेंज करो, देखो ये इक्वेशन आ रही है ब्रांच में करंट की, आ रहा है ये? यस, है ना? अगर आपको नोड्स के पोटेंशियल पता है और ब्रांच में कितने ईएमएफ जुड़े हैं, कितना रजिस्टर है पता है, तो ब्रांच के करंट की इक्वेशन लिख सकते हो। नोड्स के पोटेंशियल पता है,
ब्रांच में कितने ईएमएफ है, कितने रेजिस्टेंस से पता है, तो ब्रांच के करंट की इक्वेशन लिख सकते हो। अब वो इक्वेशन क्या आई है उसको थोड़ा सा याद करते हैं। करंट इन ब्रांच इज इक्वल टू, देखो करंट की डायरेक्शन मैंने ये मानी थी, ध्यान दीजिएगा, करंट की डायरेक्शन ये मानी थी मैंने, तो करंट ए से स्टार्ट होकर बी जा रहा है, ए से स्टार्ट होकर बी जा रहा है। देखो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल आया है, तो हम लिख रहे हैं पोटेंशियल ऑफ द स्टार्टिंग नोड माइनस पोटेंशियल एट द एंड नोड। करंट की डायरेक्शन में जाने पर जो पहला नोड था, यहाँ वाला नोड, उसका पोटेंशियल माइनस आखिरी वाले नोड का पोटेंशियल, स्टार्टिंग वाले नोड का पोटेंशियल माइनस एंड वाले नोड का पोटेंशियल। करंट की स्टार्टिंग वाले नोड का पोटेंशियल माइनस एंड वाले नोड का पोटेंशियल। फिर जो बैटरी देखो करंट की डायरेक्शन में कनेक्टेड थी उसे पॉजिटिव लिया है, जो उल्टा कनेक्टेड उसे नेगेटिव लिया है। इसके साथ हमने जोड़ा है नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ इन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में जो सर्किट में नेट ईएमएफ है वो लिखा है हमने। E1 माइनस E2 का मतलब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन में जो नेट ईएमएफ है। इज दिस क्लियर? करंट की डायरेक्शन का नेट ईएमएफ लिखा है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस इन ब्रांच, डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस इन ब्रांच, टोटल रेजिस्टेंस इन ब्रांच, जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ब्रांच में उन सबको ऐड करके लिख दिया है। इस तरह से किसी भी ब्रांच के करंट को आप निकाल सकते हो। देखो किसी भी ब्रांच का करंट आप इस तरह से निकाल सकते हो। चलो इक्वेशन याद रहेगी, कैसे लिखना है करंट की इक्वेशन, स्टार्टिंग नोड का पोटेंशियल माइनस एंड नोड का पोटेंशियल प्लस ईएमएफ जो भी आ रहा है ब्रांच करंट की डायरेक्शन में डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल, क्या याद रहेगा? तो क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो सर कभी ब्रांच में आर पैरेलल में हो तो, बेटा ब्रांच में आर पैरेलल हो ही नहीं सकता कभी यार, क्योंकि ब्रांच का मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर वो। हर ब्रांच इस तरह की होती है जिसमें करंट चेंज नहीं होता, तो ये सेंसिबल बात, सेंसलेस बात है कि ब्रांच में रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, क्योंकि वो ब्रांच नहीं होगी फिर वो, ठीक है। हाँ वहां दो नोड बन जाएंगे, यस बिल्कुल सही। फिर मेरे पास एक डाउट आया है सर, दोनों नोड के बीच में एक और नोड हुआ तब भी वैलिड है। बेटा हम एक ब्रांच के लिए लगाएंगे ये इक्वेशन, जो भी हम इक्वेशन लगाएंगे एक ब्रांच के लिए लगाएंगे। वो ब्रांच हमेशा दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में होगी, दो डिफरेंट नोड के बीच में ब्रांच थोड़ी बोलते हैं अपन। ध्यान से सुनो, जैसे मान लो इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस यहां और जोड़ देता हूं, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस और जोड़ देता, तो अब इस सर्किट में देखो चार नोड हो गए, 1 2 3 4, चार नोड हो गए। और ब्रांचेस कितनी है, ये एक ब्रांच है, यहाँ से आप, ये एक ब्रांच है, 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 ठीक है। कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि आपको है ना एक नोड के दूसरे नोड के बीच में एक और नोड मिल जाए, क्योंकि नोड और नोड के बीच में ब्रांच होती है, समझे। तो दोनों नोड के बीच में एक और नोड हुआ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे आप इस नोड से इस नोड के बीच में कभी लगाओगे नहीं, क्योंकि ये ब्रांच ही नहीं है, ये दो डिफरेंट ब्रांचेस है। एक सिंगल ब्रांच में हमेशा अपन ये इक्वेशन लगाते हैं, दो अलग अलग ब्रांच में कंबाइन करके इक्वेशन नहीं लगाते। इज दिस क्लियर? यस ओके वेरी गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये भी फिलहाल के लिए हटा रहा हूं मैं, ये बीच में जो रजिस्टर लगाया था अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं थी तो हटा दिया। तो इस तरह से किसी भी ब्रांच का करंट लिख सकते हैं। अब अगर ब्रांच के करंट की इक्वेशन लिखते अगर आपको आ जाएगी तो किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन लिख लो, तो तुम्हें नोड्स के पोटेंशियल में रिलेशन मिल जाएगा। किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन लिख लो तो नोड्स के पोटेंशियल में रिलेशन मिल जाएगा। तो अब मैं करके बता देता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी थी आपको, सपोज ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम था। बैटरीज का पोटेंशियल दे दिया, ये 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट और ये 3 वोल्ट दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया तीनों ब्रांचेस में करंट बताओ, या फिर इन दोनों पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ।
क्वेश्चन में पूछ लिया ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन ये है कि ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो नोडल एनालिसिस लगाते हैं अपन। नोडल एनालिसिस क्या बोलता है, जितने भी नोड है यहाँ पर उनमें से किसी एक का पोटेंशियल 0 मान लो, बाकी के पोटेंशियल कुछ और मान लो। किसी एक का पोटेंशियल 0 मान लो और बाकी के पोटेंशियल कुछ एज्यूम कर लो। देखो पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं अपन। हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके। पोटेंशियल हम रेफरेंस कहीं भी ले सकते हैं। नॉर्मली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन्फिनिटी पे रेफरेंस लेते थे ना, तो यहाँ पे किसी पॉइंट को रेफरेंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो, दो नोड है तो सॉल्व करते हैं अपन। मान लेते हैं कि किसी एक का पोटेंशियल 0 था। सर्किट एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं मैं। देखो यहाँ पे ये बी, ये ए, ये हमारा पूरा सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया। दो नोड से किसी एक का पोटेंशियल 0 मान लो। नोडल एनालिसिस में किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। तो लेट पोटेंशियल ऑफ नोड बी इज 0। लेट पोटेंशियल ऑफ नोड बी इज 0 और ए का पोटेंशियल कुछ वेरिएबल मान लो। लेट पोटेंशियल ऑफ नोड ए इज सम बी, इसको बी मान लिया। अब करंट की डायरेक्शन कुछ अज्यूम कर लो। मान लो कि यहाँ से करंट जा रहा है और इन दोनों से करंट कुछ आ रहे थे। यहाँ से करंट आ रहे हैं, यहाँ जा रहा है, कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलो तो मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, नीचे दोनों से करंट आ रहे हैं, ऊपर करंट जा रहा है। जो भी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लिख दो जरा। 1 ओम, 2 वोल्ट, दिस वाज 1 वोल्ट, 2 ओम, दिस वाज 1 ओम एंड 3 ओम। अब देखो ऑन दिस नोड KCL से हम बोलेंगे x प्लस वाई शुड बी आई। ऑन नोड A x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू आई, ये बोल सकते हैं अपन। और x और y को हम फाइंड कर सकते हैं। x करंट कैसे लिखेंगे, x करंट स्टार्ट हो रहा है B नोड से, एंड हो रहा है A नोड पे। करंट जो x से, ध्यान से देखो, B से जा रहा है A की तरफ, B से जा रहा है A की तरफ। तो आपको नोडल एनालिसिस में भी बताया था कि कैसे लिखते हैं ब्रांच का करंट, ऊपर लिखा हुआ है देखो। तो स्टार्टिंग नोड का पोटेंशियल 0 माइनस एंड नोड का पोटेंशियल V। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में बैटरी आ रही है तो उसका पोटेंशियल प्लस में लेंगे अपन, प्लस डिवाइड बाय ब्रांच में जो भी रेजिस्टेंस है 2। ये लिख दिया अपन ने x करंट, प्लस y करंट क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल। देखो यहाँ पे करंट ऐसा जाएगा y, तो स्टार्टिंग पॉइंट B का पोटेंशियल 0, एंड पॉइंट A का पोटेंशियल V। करंट की डायरेक्शन में 3 वोल्ट का सेल है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1 ओम का है। ठीक है, लास्ट में इक्वल टू आई लिखा हुआ है। आई कैसे लिखेंगे, अब करंट मैंने माना था यहां से यहाँ ए से बी माना था, तो स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल V, एंड पॉइंट का पोटेंशियल 0, और करंट की डायरेक्शन में देखो बैटरी मानी मैंने। करंट ऐसा है कि बैटरी की पॉजिटिव डायरेक्शन उसी में, तो +2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना ब्रांच में 1। तो एक इक्वेशन बन गई देखो हमारे पास, जिसमें V एक वेरिएबल है, इसको सॉल्व करके V आ जाएगा। और V अगर आ गया तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वहां का 0 माना था, यहाँ का V माना था, तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी V। बोलो इसको सॉल्व करके जो V आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस है A और B का। मिल रहा है आपको, बोलो समझ में आया A और B का पोटेंशियल डिफरेंस। चलो बहुत बढ़िया है ना, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन से नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं ना कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे, प्लीज उनको अभी रखो अपने पास। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने दो, उसके बाद आपको खुद ही दिख जाएगा कि क्या करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट इक्वेशन फिर से बता दो। ये लास्ट इक्वेशन मैंने कैसे लिखी है, ध्यान से देखो। मैंने तीनों करंट्स की वैल्यू डाल दी है, एक्स, वाई और आई की वैल्यू डाल दी है। एक्स करंट की जो इक्वेशन होना चाहिए, एक्स करंट बी से स्टार्ट होकर ए पे जा रहा है, तो बी का पोटेंशियल 0 माइनस ए का पोटेंशियल बी। करंट की डायरेक्शन एक बैटरी है +1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 2। ये मैंने एक्स की इक्वेशन लिखी। वाई की इक्वेशन, वाई करंट बी से स्टार्ट होकर ए जा रहा है, तो बी का पोटेंशियल 0, ए का पोटेंशियल बी माइनस करा, करंट की डायरेक्शन में 3 वोल्ट का सेल है, डिवाइड बाय 1। इस तरह से लिख दिया। तो ऐसे अपने लास्ट भी लिख दिया।
हाँ बिल्कुल सही रशीद, वो यही है। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए जिसे से, और उसे सॉल्व करके वी आ जाएगा, और एक बार वी आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पूछा है वो मिल गया आपको। चलो इसे सॉल्व करके वी निकाल लीजिए और तीनों ब्रांचेस से करंट भी निकाल लीजिए। करो जल्दी से, सॉल्व करके वी निकालो और तीनों ब्रांचेस से करंट निकालो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का आंसर बी 3 आ रहा है, कुछ का 3/5 आ रहा है, तो बहुत अलग अलग है यार, कैलकुलेशन गलती कर रहे हो। कुछ 1/5 लिख रहे हैं, तो थोड़ा सही अरेंज करो। देखो ये -v/2 -v, तो यहाँ होगा -3v/2, और वो उधर लेगा इसको, तो 3v/2 प्लस v उधर हो जाएगा 5v/2। यहाँ बच रहा है 1/2 प्लस 3/1, 1/2 प्लस 3/1 3.5, और वहां बच रहा था 2/1, वो 2 उधर लाके माइनस करना पड़ेगा। 2 उधर लाके माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/2 3/2। तो यहाँ से v देखो कितना आ रहा है 3/5। v का करेक्ट आंसर है 3/5। v का करेक्ट आंसर 3/5, और v की वैल्यू डाल दो तो x y i तीनों मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ओके, तो ऐसे हम है ना, देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि एक ही इक्वेशन में पूरा क्वेश्चन हो गया है। एक इक्वेशन से यहाँ का पोटेंशियल और पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर किरचॉफ लॉ से करते तो दो लूप की दो इक्वेशन बनाना पड़ती। नोडल में हमेशा एक इक्वेशन कम में काम हो जाता है। नोडल में हमेशा एक इक्वेशन कम में काम हो जाता है। ठीक है, इसलिए नोडल बहुत अच्छी मेथड होती है। चलो, अब ये क्वेश्चन अगर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सब नोट हो गया, हटा दो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आई ब्रांच अभी रहने देता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन, तो एक मिनट, यहाँ पे मैं कुछ रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन दिया, सारे बैटरीज 1 वोल्ट, ऑल सेल 1 वोल्ट, ऑल रेजिस्टेंसेस 1 ओम। सभी 1 वोल्ट के सेल है और 1 ओम का रेजिस्टर है। जितने सेल है 1 वोल्ट के हैं, जितने रेजिस्टेंस है 1 ओम के। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया क्वेश्चन को मैंने, ताकि अपन बड़े क्वेश्चन में हैंडल करना सीख ले एक बार। ठीक है, आपको बताना क्या है इसके अंदर, मैं कुछ अमीटर्स लगा देता हूँ, कुछ वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। तो सपोज ये पॉइंट ए था, एंड एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट बी था। ठीक है, और यहाँ पे करंट बताना है, यहाँ अमीटर लगा देते हैं। यू नीड टू फाइंड potential of A with respect to B and current in ammeter.
रीडिंग ऑफ एमीटर। चलो ये चीज आपको बता, अब इसे सॉल्व करना किरचॉफ लॉ से तो सीखा है हम, ठीक है। अब इसको नोडल से करेंगे। आप किरचॉफ लॉ से तो सीखा है, अब इसे नोडल से करेंगे। तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ये पूरा मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, आप अगले क्वेश्चन से करने लग जाना खुद से, ठीक है। इसमें मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, बाकी आप करना इसको आगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कितने नोड से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप, कितने नोड से आइडेंटिफाई करेंगे। तो दो नोड तो दिख रहे हैं ए और बी, उसके अलावा कितने नोड से वो आइडेंटिफाई कर लो। तो ये भी एक नोड है देखो, और ये भी एक नोड है। तो टोटल 1 2 3 4 चार नोड हो गए क्वेश्चन। 1 2 3 4 चार नोड है क्वेश्चन, बिल्कुल सही। चार नोड के बीच में ब्रांचेस दिख रही है आपको, देखो यहाँ से यहाँ ये एक ब्रांच है, 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 ये एक ब्रांच है। तो काफी ब्रांचेस है यहाँ पर, कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रांचेस 4 नोड, ये हमको सर्किट दिख रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें जितने नोड्स है सबके पोटेंशियल को कुछ अज्यूम करना है, जितने नोड्स है सबके पोटेंशियल को अज्यूम करना है, और किसी को रेफरेंस ले सकते हैं। तो बी ए भी पूछा है ना, तो एक काम करते, बी का पोटेंशियल 0 ले लेते, लेट बी का पोटेंशियल 0 है। तो इसका पोटेंशियल क्या मैं मान रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे मैंने मान लिया 0 वोल्ट, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है 0, बी का पोटेंशियल 0। ए का मान लेते x, यहाँ का मान लेते y, और यहाँ का मान लेते z। तो मैंने मान लिया, नाम दे देते पॉइंट्स को, इसको बोलते थे c, इसको बोलते थे d। मैंने मान लिया लेट पोटेंशियल ऑफ b इज 0, पोटेंशियल ऑफ a इज x, पोटेंशियल ऑफ c इज y, पोटेंशियल ऑफ d इज z। ये मैंने अज्यूम कर लिया। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान के बाकी सबका पोटेंशियल कुछ अज्यूम कर लिया। अब ध्यान से देखना एक चीज हो, पिछली बार तो मैंने करंट की जो डायरेक्शन थी ना वो दिखाई थी आपको, अब वो मैं नहीं दिखाऊंगा, उसकी जरूरत नहीं होती आपको शो करने, वो मन में इमेजिन करके भी पूरा कर सकते हैं हम मन में इमेजिन करके भी कर सकते हैं। और मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा मानूंगा कि हर पॉइंट से करंट यहाँ आ रहा है, हर पॉइंट से करंट आ रहा है। एक्स ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, यहाँ से भी करंट आ रहा है, मैंने ऐसा मान लिया तीनों जगह से करंट आ रहा है। तो इन तीनों का एडिशन 0 होना चाहिए, जितना करंट आता है उतने जाता है, आने वाले करंट का सम इक्वल टू जाने वाले का करंट, आने वाला का ही है यहाँ पे करंट, जाने वाला 0 है तो इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है भाई, टोटल करंट जो इनकमिंग होता है इक्वल टू टोटल आउटगोइंग होता है, सारे इनकमिंग मान लिया तो आउटगोइंग 0 हो गया, तो टोटल इनकमिंग का सम शुड बी 0, ठीक है। हाँ अपने आप कोई नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो तो अब हम इक्वेशन लिखते हैं, अब हम इक्वेशन लिखते हैं, है ना। देखो एट नोड ए, नोड ए पे इक्वेशन लिखता हूं। तो मैंने मान लिया कि यहां से करंट आ रहा था, स्टार्टिंग नोड का पोटेंशियल माइनस एंड नोड का पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे मानी, बैटरी उल्टा है, -1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 1 ओम। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में बैटरी अपोजिट थी, करंट मैंने इधर माना है, बैटरी उल्टा है तो माइनस में लिया, रेजिस्टर 1 ओम। ये चीज समझ में आई मैंने कैसे लिखा। नोड ए पे पहली ब्रांच का करंट लिखा, बिल्कुल सही। अब फटाफट दूसरी ब्रांच का करंट लिखता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में बैटरी है, डिवाइड बाय रेजिस्टर। तीसरी ब्रांच का लिखता हूँ, जेड से है तीसरी ब्रांच, जेड से एक्स से, जेड का पोटेंशियल माइनस एक्स का पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन में बैटरी है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई, देखो मेरे पास दिख रही है, एक इक्वेशन बन गई। चलो सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को, डिनोमिनेटर में सब जगह 1 है, न्यूमरेटर थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, y माइनस एक्स, और कहीं y है क्या, कहीं भी नहीं है, तो y अकेला है, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x माइनस z भी है क्या, हाँ एक z है, -1 +1 +1, यहाँ बचेगा +1, तो लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं -1, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। नोड ए की इक्वेशन आ गई। चलो एट नोड सी, अब नोड सी पे लिखते हैं इक्वेशन, तीनों जगह से करंट आ रहा है ऐसा मान लिया मैंने,
तीनों जगह से करंट आ रहा है ऐसा मान लिया। नोड सी पे देखोगे तो 3 ब्रांचेस है, ये है और ये। यहाँ से एक ब्रांच है, बी से एक ब्रांच है और एक डी से एक ब्रांच। तो नोड सी पे लिख रहा हूँ मैं फटाफट इक्वेशन। एक्स स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल बैटरी करंट के डायरेक्शन में है, डिवाइड बाय रेजिस्टर। अगला बी से वाई, बैटरी उल्टा कनेक्टेड है, रेजिस्टर वन। नेक्स्ट जेड से वाई, जेड माइनस वाई अपॉन आर इक्वल टू 0। ठीक है, नोड सी का पोटेंशियल लिखा, अरेंज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में जगह 1 है, एक्स कहीं एक ही जगह पर है, माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस 3y प्लस एक जेड भी दिख रहा है, प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। चलो एट नोड डी, नोड डी पे लिख देता हूं फटाफट। आप लिखोगे कि ट्राई करोगे नोट्स पे लिखने का डी पे? चलो आप ट्राई करो, एक बार ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ। यशवर्धन बोल रहा है बी पे क्यों नहीं लिखे? अरे किसी पे भी लिख सकते हैं, बी पे लिखना है बी पे लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे को ऐसे ही लगा कि डी पे लिख लेता हूँ, कोई इसका लॉजिक नहीं था कि डी पे लिखना है। ठीक है, बी पे लिखना है, बी पे लिख लो। अंज बोल रहा है सर वो सेकंड टर्म में 0 माइनस वाई प्लस 1 आएगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 आएगा। इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ से करंट 0 माइनस वाई, माइनस आएगा ना, करंट मैंने ऐसा मारा था ना, बैटरी उल्टी है ना, ये करंट की डायरेक्शन से अपोजिट बैटरी देखो, सही है हम। ठीक है, चलो नोट डी की इक्वेशन मैं लिखता हूँ फटाफट। नोट डी, यहाँ करंट नीचे की तरफ आ रहा है ऐसा मैंने मान लिया, तो 0 माइनस जेड माइनस 1 अपॉन 1, ये वाला करंट लिखा। अब ये वाला लिखता हूँ, एक्स माइनस जेड माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, ये वाला करंट लिखते हैं। वाई माइनस जेड, स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल, बैटरी है ही नहीं, डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 0। ये बन गया आखिरी इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, एक अकेला दिख रहा है मुझे, y ढूंढो, एक अकेला y दिख रहा है, z 3 बार आ रहे तो माइनस 3z माइनस 1 दो बार माइनस 1 उधर ले आएंगे प्लस 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, फटाफट सॉल्व कर दो, हो गया काम। x y z तीनों आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने बिल्कुल सही लिखी थी नोट डी पे इक्वेशन। अब आगे काम है कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना है, तो फटाफट कर दो। इन दोनों को देखो, दोनों में z z है, दोनों में से z एलिमिनेट करो तो x और y का रिलेशन आ जाएगा, x और y का रिलेशन रख के z आ जाएगा, वो तीनों यहाँ रख देना। फिर x y z निकालो फटाफट, जल्दी से x y z फाइंड कर लो। अथर ने निकाल भी लिया, वेरी गुड। का आंसर आ रहा है, लिख देता हूँ साइड में, x इक्वल टू 0, अथर बोल रहा है y इक्वल टू -1/4 एंड z इक्वल टू -3/4। तो भैया अथर ने आंसर लिख के चेक कर लो। वेरी गुड, आकाश का भी सेम, सिद्धेश का भी सेम, बहुत बढ़िया। तो नोडल एनालिसिस में करना क्या होता है समझ में आ रहा है हमको? वो करंट वरेंट की डायरेक्शन अपने आप ही मन में इमेजिन करो तो फटाफट फटाफट हो जाता है। फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी इक्वेशन लिखते बनती है, फिर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, सब बच्चों का सेम आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब पूछा जो जो था बता दो यार। एक तो पूछा था यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो Vx x का पोटेंशियल x माइनस 0 हो जाएगा। हमें पूछा था Va माइनस Vb हो जाएगा x माइनस 0, x आ गया 0, तो इसका मतलब Vab 0। पहले पार्ट का आंसर हो गया 0। दूसरे पार्ट में पूछा था एमीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग, तो एमीटर की रीडिंग के लिए x और y, x और z में देखो कौन ज्यादा बड़ा था, y का -1/4, z का -3/4, y बड़ा है, तो करंट ऐसे आ रहा होगा, करंट ऐसे आ रहा होगा।
एमीटर की रीडिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए y माइनस जेड अपॉन 1। तो y माइनस जेड कर दो, y की वैल्यू -1/4, z की वैल्यू -2/4, डिफरेंस लोगे तो हाफ आएगा, तो आंसर शुड बी हाफ। ठीक, आंसर आ गया। पहले तो हमने एक्स वाई जेड निकाल लिए और जो जो पूछा था वो फिर निकाल दिया। बी ए माइनस बीबी एक्स माइनस 0, तो 0 आ गया। और एमीटर की रीडिंग तो ये मैंने देखा हायर पोटेंशियल था, वाई की वैल्यू ज्यादा आई थी एक्स से जेड से, तो करंट ऐसा जाना चाहिए, तो वाई माइनस जेड अपॉन 1। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आ गया पूरा सबको समझ में? वेरी गुड। चलो, तो अपन और क्वेश्चन करते हैं इस तरह। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो देखो ऐसा था कि इसमें 3 लूप दिख रहे हैं और नोडल में भी 3 इक्वेशन बने, लेकिन कभी ये तो मुझसे थोड़ा ऐसा देने में आ गया कि 3 इक्वेशन बन रही नोडल की। पर ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि अगर किरचॉफ लॉ से करेंगे तो बहुत ज्यादा इक्वेशन है, लेकिन नोडल से बहुत कम में काम हो जाता है, नोडल से बहुत कम में काम हो जाता है। तो वैसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आप खुद करोगे पूरा उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को पूरा करना है। देखो 5 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 ओम, 1 वोल्ट, 1। ये सर्किट है, हर एक सेल से कितना करंट है बताओ, हर एक सेल से कितना करंट है बताओ। फाइंड करंट थ्रू ईच सेल, फाइंड करंट थ्रू ईच सेल करो, फाइंड करंट थ्रू ईच सेल। पुराना क्वेश्चन हटा दे रहा हूं पूरा में। फाइंड करंट थ्रू ईच सेल। डाटा मैंने इससे रैंडम दिया है, तो थोड़ा हो सकता है कि अजीब अजीब बड़े बड़े आंसर आए। तो वेरी गुड, अथर्व का आंसर आ गया। और भी आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड।
चलो सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये पूरा एक नोड है और ये पूरा एक नोड है। सर्किट में दो ही नोड है और 4 ब्रांचेस, दो ही नोड है। यहाँ पे सब जगह सेम पोटेंशियल होगा, यहाँ सब जगह सेम पोटेंशियल होगा। तो ये हमारा नोड मान लेते, इसको मान लेते कि 0 वोल्ट पर है और यहाँ मान लेते V वोल्ट पर है। ठीक है, 0 और V अपन ने पोटेंशियल मान लिया। बस अब हर ब्रांच में करंट की इक्वेशन लिखते चलो। मैं मान रहा हूँ कि करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, मैं मान रहा हूँ ऊपर से नीचे आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल, यहाँ पर 5 वोल्ट अपोजिट में है, डिवाइड बाय 3। स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट सपोर्ट में है, डिवाइड बाय 2। स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट अपोजिट में है अपॉन 2। स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एंड पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर 1 वोल्ट सपोर्ट में है, डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनी, सॉल्व करके v निकाल लेते जल्दी से। v/3 v/2 v/2 v/1, v/2 प्लस v/2 हो जाएगा v प्लस v 2v 2v प्लस v/3, तो 2 6 प्लस 1 7 v/3 आएगा। ठीक है, फिर से चेक कर लेता हूँ। v/3 v/2 v/2 v/1, v/2 प्लस v/2 v प्लस v 2v 2v प्लस v/3 7/3। ठीक है, यहाँ बच रहा है माइनस 5/3, उधर ले आएंगे प्लस 5/3। यहाँ बच रहा है प्लस 1/2, वहां ले जाएंगे माइनस हाफ हो जाएगा। यहाँ बच रहा है माइनस 3/2, उधर ले जाएंगे प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ बच रहा है प्लस 1, उधर लेंगे माइनस 1। सॉल्व करते हैं। 3/2 एंड माइनस हाफ विल बी 1, 1 माइनस 1 0, तो आ गया 5/3 बचा। 7v/3 इक्वल टू 5/3, तो v इक्वल टू हो गया 5/7। v आ गया, v रखो। ठीक है, यस, v आ गया, मेरा आ रहा है 5/7। सर्वेश, मेरा तो 5/7 आया। सही है क्या? आपका मेरा मैच कर रहा है? यस, काफी बच्चे सही लिख रहे हैं, वेरी गुड, ओके। ठीक है, चलो v आ गया 5/7, तो बस अब v की वैल्यू रखना है तो करंट आ जाएंगे। आगे का काम आप कर सकते हो, तो ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखो अपन ने क्वेश्चन देख लिया। ये अगर किरचॉफ लॉ से करने जाते ना तो 4 इक्वेशन बनाना पड़ती, 4 लूप की 4 इक्वेशन, बहुत ही लंबा होता, और अभी काफी आसान है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ से थोड़ा लेंदी हो सकती है कभी कभी चीजें, नोडल से जल्दी हो सकती है, प्रोवाइडेड नोडल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के नोडल कभी पास नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं, नोडल से ही करेंगे पर क्वेश्चन में कुछ ट्रिक हो रही है, ऐसा क्वेश्चन देखते हो, कहीं पर आप फंसोगे ऐसा क्वेश्चन देखते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं। देखो, चलो ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, सारी बैटरी 1 वोल्ट की है और हर रजिस्टर 1 ओम का है। सारी बैटरी 1 वोल्ट की है, हर रजिस्टर 1 ओम का है। ठीक है, हर रजिस्टर 1 ओम का है, हर बैटरी 1 वोल्ट की है। अब आपको बताना है, कहीं पर एक एमीटर लगा देता हूं, उसमें करंट बताना है। यहाँ एमीटर में करंट बताना है और 2 पॉइंट बता देता हूं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज बी। पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, एमीटर में करंट बताना है। चलो, तो एक बार आप इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन को डायग्राम वगैरह बना लो अपनी कॉपी में। मैं लिख दे रहा हूं, ऑल सेल 1 वोल्ट के है एंड ऑल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ठीक है, तो कॉपी में डायग्राम बना लो और सोचो कि जब नोडल लगाओगे तो क्या होगा। यहाँ पे जब नोडल लगाओगे तो क्या होगा। पॉइंट ए पर देखो, पॉइंट ए पर यहां से आने वाला करंट, यहां से आने वाला करंट, यहां से आने वाला करंट लिख पाओगे। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दिस, बताओ। इस ब्रांच में करंट लिख पाओगे क्या? यहां से यहां का करंट लिख पाओगे क्या? नो, है ना। यहां से यहां का करंट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस 0 है। डिनोमिनेटर में देखो रेजिस्टेंस आता है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ का करंट नहीं लिख पाएंगे, हम फंस जाएंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन में जब कभी किसी ब्रांच में हमें दिखता नहीं है रेजिस्टेंस, तो एक चीज तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना उन दोनों नोड का। दूसरी चीज ब्रांच का करंट लिखना मुश्किल हो जाता है, कुछ आसानी हो जाती है और कुछ चीजों की प्रॉब्लम होती है। आसानी क्या हो रही है यहाँ पर कि अगर जैसे आपने मान लो कि बी का पोटेंशियल 0 मान लिया, ए का पोटेंशियल x मान लिया, तो ये बैटरी की वजह से यहाँ पे x+1 पोटेंशियल होना चाहिए, बीच में कोई रेजिस्टर तो है नहीं, जो बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ का x है तो यहाँ का x+1, आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखो पोटेंशियल दिख गया, ये एक अच्छी चीज हो गई। लेकिन करंट नहीं लिख पाओगे, ये खराब हो रहा है। डायरेक्ट पोटेंशियल लिख पा रहे हो, ये अच्छी चीज हो गई, करंट नहीं लिख पाओगे, ये चीज खराब हो रही है। यहाँ पे पोटेंशियल y मान लेते, यहाँ पे पोटेंशियल z मान लेते, ठीक है। तो एक अच्छी चीज हो गई कि यहाँ पर डायरेक्ट पोटेंशियल लिख पाए। दूसरा, करंट में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, करंट में प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसको वेरिएबल मान के चल लेना, उसको वेरिएबल मान लेना। और जो भी यहाँ करंट होगा वो देखो इन दोनों के करंट का एडिशन तो होगा। आप मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, इन दोनों का सम ही तो यहाँ जाएगा, isn't it? यहाँ से जो करंट आया, यहाँ से जो करंट आया वही तो इसमें जाएगा, किरचॉफ करंट लॉ। तो इसका करंट लिखने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक यूज करना पड़ता है, इधर से कितना करंट आया, इधर से कितना करंट आया, इधर उतना ही जाएगा। ऐसी ट्रिक से अपन करंट लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? ट्रिक समझ में आई है ना? इस सेल में करंट चाहिए तो वो निकालने का तरीका हो गया कि यहाँ से कितना करंट आया, यहाँ से कितना करंट आया, उन दोनों का सम इधर जाएगा। ठीक, चलो करो अब ट्राई, करो इसको ट्राई, जो जो पूछा है निकालिए। वाह, सर का जवाब भी आ गया, वेरी गुड। हाँ यशवर्धन, वो भी चलेगा। यशवर्धन बोला यहाँ पर 0 वोल्ट ले लेते हो तो इक्वेशन आसान बनेगी, ठीक है वो भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने बी पे 0 ले लिया है तो ऐसे ही करो, जो मैंने ले लिया है उससे सर्किट उससे सॉल्व करो। निकालना क्या है एक बार और बता देता हूँ, मैंने ए और बी पॉइंट दिखाए थे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, एमीटर की रीडिंग पूछी है, ये दो चीज निकालना थी आपको, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड एमीटर की रीडिंग, ये दो चीज पूछी थी। चलो बाकी आप एक्स वाई ये जो वेरिएबल्स माने ये तो निकालना ही पड़ेंगे आपको, करो। चलो तो मैं भी लिख देता हूँ इक्वेशंस। मैं लिखूंगा एट नोड ए, या उसको एक्स बोल देता हूँ, जहां पर भी पोटेंशियल माना था वही नोड का नाम मान लेते हैं, ठीक है। तो बी से ए की तरफ आने वाला करंट हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल माइनस एक्स का पोटेंशियल डिवाइड बाय 1 ओम का रेजिस्टर है। ऊपर y से x की तरफ आने वाला y माइनस एक्स माइनस 1/1, फिर यहाँ वाला करंट z माइनस एक्स अपॉन बैटरी अपोजिट है, बैटरी अपोजिट है अपॉन रेजिस्टेंस, और यहाँ वाला करंट। अब ये करंट कैसे लिखेंगे, वो लिखूंगा दिस प्लस दिस, यहां से आने वाला करंट प्लस यहां से आने वाला करंट, ठीक है। तो y माइनस ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ वाला करंट 0 माइनस ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा वो आखिरी वाली ब्रांच, यहाँ वाला करंट इक्वल टू 0। तो x नोड की इक्वेशन ये बन गई। समझ में आ रहा है एक्स नोड की इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, ठीक है। मैंने क्या करा है देखो, मैंने यहाँ का करंट लिखा, इट विल बी z माइनस एक्स, ये लिखा z माइनस एक्स माइनस 1/1, यहाँ वाला करंट लिखा, यहाँ वाला करंट ये लिखा y माइनस एक्स माइनस 1/1, ये वाला करंट लिखा 0 माइनस एक्स अपॉन 1, और लास्ट इधर वाला करंट लिखा वो इन दोनों का एडिशन करके लिख दिया, ठीक है। तो x की इक्वेशन आ गई, ऐसे दो इक्वेशन बना लो, कोई भी दो नोड पे और इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दो। अब अगला नोड ये ले लो और ये ले लो, इन दोनों पे ले लो तो काम हो जाता तुम्हारा। चलो मैं भी लिख देता हूँ एट जेड पे लिखेंगे तो बी से आने वाला करंट पहले लिख रहा हूँ 0 माइनस जेड बाय 1, फिर ए से वाला आने वाला करंट x माइनस जेड
+1/1, y से आने वाला y माइनस z अपॉन 1 इक्वल टू 0। एट b लिख लेते हैं अपन इक्वेशन, z माइनस 0/1 प्लस x माइनस 0/1 प्लस x प्लस 1 माइनस 0/1 इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, फटाफट सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, सर का आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी सभी बच्चों को इक्वेशन लिखते आई? क्या ये इक्वेशन लिखना समझ में आ रही है? यस, ओके विघ्नेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा R0 वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, सो हम पूछ रहा वापस से। बेटा यहाँ R0 था ना, तो मैंने बताया था ना कि इसमें जो करंट है वो लिखने के लिए आप यहाँ के करंट और यहाँ के करंट का एडिशन इधर जाएगा, ऐसा लिख सकते हो, है ना? ठीक है, चलो ये लिखा देखो मैंने। यहाँ वाले नोट, ये वाला करंट लिखने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ जो करंट आएगा, यहाँ जो करंट आएगा वो होगा दिस प्लस दिस, ये करंट y माइनस एक्स प्लस 1/1, यहाँ से यहाँ का करंट प्लस यहाँ से यहाँ का करंट 0 माइनस एक्स प्लस 1/1, इन दोनों करंट का सम इसमें जाएगा, तो ये वाला 0 वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। बहुत ठीक है, बस अब इक्वेशंस बन गई है, आगे सॉल्व करो तो जो जो पूछा वो निकल जाएगा। तो ये अपन ने एक और क्वेश्चन देखा जो नोडल एनालिसिस से करा अपन, ठीक है, किरचॉफ लॉ से करते, 1 2 3 4 चार इक्वेशन बनती, नोडल से एक कम बनी है 1 2 3, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, नोडल भी आसान होता है। अब एक दो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो नोडल से बहुत ही आसान हो जाता है, नोडल से तो बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। हटा दो ये क्वेश्चन, कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कर सकते हो। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर निकाल लेना आप। हाँ हाँ विघ्नेश बताओ, क्या क्या आप बोल रहे हो? हाँ, नोडल से बहुत इजी हो जाता है, कुछ क्वेश्चन नोडल से बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन, चलो यहाँ पे करंट कितना आपको बताना है, आपको यहाँ करंट कितना है बताना है, यहाँ करंट कितना बताना है। हर बैटरी 2 वोल्ट की है, हर रजिस्टर 1 ओम का है, हर बैटरी 2 वोल्ट की है, हर रजिस्टर 1 ओम का है, बताओ इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी बताना। तो इस क्वेश्चन को नोडल से करोगे तो बहुत इजी है, और नोडल के बिना करोगे तो टफ पड़ सकता है, करो एक बार ट्राई। क्वेश्चन है एमीटर की रीडिंग बताना है, एमीटर दिखाया ना उसकी रीडिंग बताना है, यू नीड टू फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, करो। ये क्वेश्चन हो जाए तो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एमीटर की रीडिंग बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एमीटर की रीडिंग बताना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करूं मैं, तो हो जाना चाहिए था फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो, कहीं भी स्टार्ट कर दो, मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट है, किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हो, मान लो यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ 0 तो यहाँ होना चाहिए +2, यहाँ +2 तो यहाँ होना चाहिए +4, यहाँ +4 तो यहाँ होना चाहिए फिर से +2, 2 वोल्ट कम होके, यहाँ +2, यहाँ +2, एमीटर वायर जैसा होता है तो यहाँ भी +2, यहाँ होना चाहिए +4। ठीक है, आप देखो जितने भी पॉइंट्स का मैं लिख सकता था पोटेंशियल मैंने लिख दिया, जितने भी पॉइंट का मैं लिख सकता था पोटेंशियल मैंने लिख दिया। मैंने बस यहाँ पे 0 माना तो उससे मुझे यहाँ का पोटेंशियल मिल गया, बैटरी वैसे +2, यहाँ का पोटेंशियल मिल गया +4, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी 2, तो हर जगह जहाँ जहाँ पोटेंशियल लिख सकता था लिख दिया। अब मेरे पास ध्यान से देखो, जितने रजिस्टर है सबके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है, तो उन सब रजिस्टेंस में करंट लिख सकता हूँ। जितने रजिस्टर है सबके एंड का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो सब में करंट लिख सकता हूँ। यहाँ 0, यहाँ +2, तो करंट जाना चाहिए हायर टू लोअर 2 एम्पियर, यहाँ +4, यहाँ +2, तो नीचे की तरफ करंट आना चाहिए 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर आया, इधर चला गया, तो यहाँ आंसर आना चाहिए 0, यहाँ 0 करंट। और भी जगह करंट कोई पूछे तो बता सकते हो, यहाँ +4, यहाँ 0, तो यहाँ से आना चाहिए 4 एम्पियर, 4 - 0/1, 4 एम्पियर करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए। यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 4 एम्पियर, इसका मतलब ऊपर से 4 एम्पियर आना चाहिए, 4 एम्पियर आया, ये 2 एम्पियर आया इधर से, इधर से 4 आया, तो ये 6 एम्पियर जाना चाहिए, ये 6 एम्पियर, उसमें से 2 इधर चला गया, 4 उधर चला गया। हर जगह करंट बता दिया था, दिख रहा है आपको? वैभव बोल रहा है, नहीं वैभव, सबसे नीचे वाली ब्रांच में भी गलत हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ +2 आ रहा था तो यहाँ +4 हो जाएगा 2 वोल्ट की वजह से, यहाँ +4 तो 4 एम्पियर सही है यार, ये तो कोई गलती नहीं दिख रही मुझको। यहाँ +4, यहाँ -2 हो गया, +2 हो गया, यहाँ +2 तो यहाँ +4 हो जाएगा, सही है ये तो अंशुल। ओके कोई बात नहीं, चलो सबको क्लियर अब ये। और मैं से एक चीज पूछी, मैं किसी बच्चे ने बोला कि यहाँ इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इसमें करंट 0 होना चाहिए। नॉट नेसेसरी, हमेशा ऐसे जरूरी नहीं है ना, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो करंट 0 ही होगा, हमेशा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं इस रेजिस्टेंस को बदल देता हूँ, इसको मैंने 2 ओम का कर दिया, इसको मैंने 2 ओम का कर दिया, ध्यान से देखिए, इसको मैंने 2 ओम का कर दिया, तो अगर ये 2 ओम का हो गया ना, तो 4 यहाँ पे करंट, यहाँ पे पोटेंशियल था 4, यहाँ पे 2, पोटेंशियल ड्रॉप 2, रेजिस्टेंस 2, तो करंट 1 एम्पीयर का हो जाएगा अब यहाँ, और ये 1 एम्पीयर का हो गया, यहाँ तो 2 ही एम्पीयर जा रहा था, तो बचा हुआ 1 एम्पीयर अब इसमें जाएगा, बचा हुआ 1 एम्पीयर यहाँ जाएगा, ठीक है, ये 1 एम्पीयर यहाँ जाएगा, समझे? यहाँ तो 4 एम्पीयर ही होना चाहिए था, यहाँ 2 एम्पीयर आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो इसमें 6 ही जाएगा, 6 में से 1 नीचे चला गया, तो यहाँ पे 5 एम्पीयर करंट हो जाएगा, देख रहे हो? तो अब इसकी रीडिंग 0 नहीं आएगी, आप बोल रहे थे इनका पोटेंशियल सेम है तो इसमें करंट 0 ही होना चाहिए था, नॉट नेसेसरी। कोई वायर में पोटेंशियल ड्रॉप की जरूरत नहीं होती करंट के लिए, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप की जरूरत होती है, वायर में नहीं होती, ठीक है? चलो, हाँ करंट की डायरेक्शन थोड़ा सा मुझे सही करना चाहिए, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन 1 एम्पीयर इधर की तरफ होगी, है ना, 1 नीचे 1 इधर, तो इधर 2। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एमीटर की रीडिंग बताना है, करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन एमीटर की रीडिंग बताना है, करो जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। मैं भी कर देता हूँ, देखो जल्दी से। नोडल एनालिसिस से यहाँ मान लिया मैंने 0 वोल्ट, यहाँ हो जाना चाहिए 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट हो जाएगा, वायर से कनेक्टेड होने की वजह से ये भी 2 वोल्ट का हो जाएगा,
ये 0 तो ये भी 0 होगा, बाहर से कनेक्टेड होने से ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा, बाहर से कनेक्टेड होने से ये भी 0 वोल्ट होगा। हर रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है देखो आपको, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 0, तो यहाँ 2 एम्पीयर करंट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ 0, 2 एम्पीयर करंट इधर आएगा, यहाँ 0, यहाँ 2, 2 एम्पीयर करंट ऊपर जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 0, तो 2 एम्पीयर करंट इधर जाएगा। जो रेजिस्टर से सब में करंट आसानी से देख सकता हूँ, क्योंकि सबका पोटेंशियल ड्रॉप मुझे पता है, करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल V अपॉन R कर दिया है। दिस क्लियर? हर रेजिस्टर में करंट दिखा दिया। अब किरचॉफ करंट लॉ से देखो भाई, यहाँ 2 एम्पीयर जा रहा है, यहाँ 2 जा रहा है, तो यहाँ से 4 आना चाहिए, 4 एम्पीयर आना चाहिए, ये 2 और ये 2, इनका सम इधर 4 जाना चाहिए, तो अमीटर का करंट समझ में आ गया आपको 4 एम्पीयर, ठीक है। और यहाँ से 4 एम्पीयर ऐसे आ रहा है, इधर 2, इधर 2, इसका मतलब यहाँ से आना चाहिए 8 एम्पीयर, और यहाँ से जाना चाहिए 8 एम्पीयर। हर जगह से करंट पता चल गया देखो आपको। चलो, दिस क्लियर? आंसर, एमीटर से करंट इज 4 एम्पीयर। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं देखो, नोडल से बहुत ही आसान हो जाते हैं। नोडल से कितनी जल्दी हो गए दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो जब अपन को ब्रांचेस में ना जल्दी जल्दी पोटेंशियल ड्रॉप लिखते आ जाए, जैसे ये जो है इस तरह का क्वेश्चन, तो फिर फटाफट होने लगता है नोडल से। तो नोडल कुछ क्वेश्चन की बहुत जल्दी आंसर देती है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आपके पास टाइम है क्या अभी? हाँ, 1-2 मिनट टाइम है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। पॉइंट ए पर पोटेंशियल 20 वोल्ट का है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल 10 वोल्ट का है, पॉइंट सी को हमने ग्राउंडेड कर रखा है, इसको ग्राउंडेड कर रखा है, इसको ग्राउंडेड कर रखा है, पॉइंट सी को ग्राउंडेड कर रखा है, ठीक है। रेजिस्टेंस ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है। ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल बताओ। ये सपोज पोटेंशियल यहाँ का, पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन ओ, पॉइंट पोटेंशियल एट ओ, ओ का पोटेंशियल बताओ। नोडल से करना पड़ेगा आपको। हाँ यश वर्धन, आर इक्विवेलेंट भी इजी हो जाता है इससे कभी कभी। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये जो दिया है मैंने, एबीसी पॉइंट्स के पोटेंशियल दे दिए है, बीच वाला पॉइंट 0, बीच वाला पॉइंट ओ, उसका पोटेंशियल पूछा है। ये ओ लिखा है, ओ को 0 मत मान लेना, मैं कुछ और लिख देता हूँ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम, फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एम। वेरी गुड, ये बच्चों के जवाब भी आ गए मेरे पास, बहुत बढ़िया। नोडल से इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, जहां का पोटेंशियल निकालना है उसको कुछ मान लो और नोडल एनालिसिस लगा दो। ये तीनों पोटेंशियल पता है, तो तीनों करंट आसानी से लिख से बनेगा आपको, और इक्वेशन बनाकर आप कर सकते हो। ये तीनों करंट आप आसानी से लिख सकते हो, तीनों का सम 0 होना चाहिए। 20 माइनस वी, 20 माइनस वी अपॉन रेजिस्टेंस 1 प्लस 10 माइनस वी अपॉन रेजिस्टेंस 3 प्लस 0 माइनस वी अपॉन रेजिस्टेंस 2 इक्वल टू 0। बस सॉल्व कर दो। 20 बाय 1 20 प्लस 10 बाय 3 शुड इक्वल टू b प्लस b बाय 3 प्लस b बाय 2। अरेंज कर लो, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ आ गया 60 प्लस 1 70 बाय 3, और वहां आ गया 6 एलसीएम में 6 प्लस 2 प्लस 3। सॉल्व कर लो इसको, फर्दर आंसर आ गया। आया समझ में कैसे करा हमने? नोडल एनालिसिस लगा दिया फटाफट। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया v, तीनों तरफ से जो आने वाले करंट है सबका सम 0 करा, जल्दी से आंसर। दिस इज क्लियर? हाँ, किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही, किरचॉफ लॉ से भी हो जाएगा। तो हमने सर्किट सॉल्विंग की जितनी मेथड थी अपनी सब देख ली है। अब आप जो भी दो रेस मिली है आपको पूरी 100% कर सकते हो, है ना। दो रेस में कुछ क्वेश्चन थे ना मिक्स थे, जैसे पहली रेस में सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन भी थे, दूसरे में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के भी थे, तो आप दोनों रेस कंबाइनली पूरी सॉल्व कर सकते हो। रेस 2 और 3 जो भेजी थी आपको पूरी कर सकते हो। तो आज और अटेम्प्ट कर लो,
मैं कल शाम तक कोशिश करता हूँ उनके सॉल्यूशन सेंड करने की। उसके अलावा वीकली असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी मैं कल शाम को भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, और अब आपका इक्विवेलेंट, अब अपने सारा सर्किट सॉल्विंग वगैरह सब हो गया, तो अब आप ना एससीबी के काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका होमवर्क है एससीबी के क्वेश्चन स्टार्ट करो, रेस 2 और 3 कंप्लीट करो, है ना। अपना नेक्स्ट जो डिस्कशन है कल, अपना डिस्कशन में क्या क्या होगा, 1 2 3 4 के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, 50 क्वेश्चन। उसके अलावा बिगिनर बॉक्स 3 और 4, ठीक है। बिगिनर बॉक्स 1 2 पहले हो चुके थे, 3 और 4 का डिस्कशन। बिगिनर बॉक्स 5 भी कर सकते हो, तो वो भी करके लिया, है ना। तो पहली प्रायोरिटी आप रखो 1 2 3 4 प्लस बिगिनर बॉक्स 5, ये हो जाए। इसके बाद रेस 2 3 कर लेना, मैं सॉल्यूशन कल तक भेज दूंगा, ठीक है। वीकली असाइनमेंट नहीं भेजा क्या आपको, तो वीकली असाइनमेंट में आज सेंड कर दूंगा। अच्छा, 60 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 2 3 4 में, नहीं यार 80 के आसपास कुछ थे, ज्यादा थे क्वेश्चन, तो 80 90 कुछ दिख रहे थे मुझको, 70 है। हाँ तो ठीक है, फिर अगर 70 ही क्वेश्चन है तो हाँ ठीक है, अगर 70 ही क्वेश्चन है तो फिर अपन पूरे कर लेंगे, ठीक है। हाँ 70 क्वेश्चन है तो फिर पूरे कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट मिलाकर 70 80 क्वेश्चन, हाँ तो ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको मिले ना एक्सरसाइज में पहले वो कर लेना, टेस्ट अगर नहीं कराओ तो कोई बात नहीं, ठीक। ओके, उसके बाद कर लेंगे प्रैक्टिस पे। चलो, तो अब बहुत सारा होमवर्क मिल गया आपको, करो सब अच्छे से। अपना सर्किट सॉल्विंग हो गई है, इसकी प्रैक्टिस बहुत लगती है, तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होते जाएगा सर्किट सॉल्विंग, ठीक। हाँ, और बीएम की भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।